नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंजू राय। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा में अभिव्यक्त भारतीय समाज तथा भारतीय डायस्पोरा की गिरमिटिया से प्रवासी यात्रा तक की यात्रा को विस्तार पूर्वक समझा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिदृश्य विषय पर चर्चा करूंगी। भारतीय मूल के लोग दुनिया के विभिन्न देशों में कब कब और किन किन परिस्थितियों में गए तथा उन्हें किस प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती रही। प्रारंभिक दौर में भारतीय को प्रलोभन देकर, यातनाएं देकर या यूँ कहें कि साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाकर गरीब भारतीयों को विभिन्न देशों में ले जाया गया। यह अलग बात है कि भारतीय जिस भी देश में गए अपने परिश्रम, लगन और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत के मूल निवासियों का है। लगभग 3 करोड़ की संख्या वाला यह भारतीय डायस्पोरा विश्व के लगभग 28 देशों में विस्तारित है। भारतीय समाज की ही तरह यह डायस्पोरा भी बहुधर्मी जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी तथा भारत की लगभग सभी जातियाँ के साथ बहुजातीय हैं और यह बहुभाषीय भी हैं। अगर प्रवासन के 3 प्रमुख स्तर जैसे उत्पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा और रोजगारोन्मुख डायस्पोरा माने जाए तो भारतीय डायस्पोरा तीनों स्तरों का निर्माण करता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की परिस्थिति के कारण 19वीं सदी में बहुत बड़ी संख्या में भारतवासियों को अनुबंध की शर्तों में बंधे हुए बंधुआ मजदूरों के तौर पर ब्रिटिश उपनिवेशों के बागानों में कार्य करने के लिए भेजा गया था। इस डायस्पोरा का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे रोजगारोन्मुख श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अंतर्गत वे सभी भारतवंशी आते हैं जो व्यवसायगत योग्यताओं के आधार पर विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में गए। इनमें शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों, कारीगरों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और व्यापारियों आदि को शामिल किया जा सकता है। भारत के लगभग सभी प्रदेशों के लोग अनेक वर्षों से विदेशों में बसे हुए हैं। यह प्रदेश प्रवासन अच्छे अवसरों की तलाश या कठिन परिस्थितियों के पलायन के कारण हुआ है। विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। ब्रिटेन में भारतवंशियों को समझते हैं। पश्चिमी देशों में भारतीयों के प्रवासन के विषय में यह एक सत्य है कि सबसे अधिक संख्या और सर्वाधिक लंबे समय से यूरोप में ही भारतीयों का प्रवासन हुआ है। इसके बहुत से ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित भारतीयों में सर्वप्रथम गुजराती और फिर पंजाबी समुदायों के लोग ब्रिटेन में निवास करने आए। भारतीय मूलतः सीधे ब्रिटेन में नहीं बसे, उनका ब्रिटेन में आगमन अलग अलग कारणों से हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व एशिया के देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, हांगकांग, फिजी, सुदूर पूर्वोत्तर के देशों, अफ्रीका के अनेक देशों जैसे मॉरिशस, एडन, मध्य एशिया, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो इत्यादि से अनेक कारणों से विदेश में जाकर बसे हैं। कभी ये भारतीय अंग्रेज द्वारा बंधुआ बनाकर, कभी ब्रिटेन की सेना में सैनिक बनाकर, कभी बंधक मजदूरों की तरह से अनेक देशों में ले जाए गए। कार्य संधि समाप्त हो जाने के बाद या कार्य समाप्त हो जाने के बाद इन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार भारतीय ब्रिटेन में भी बसने पहुंच गए। ब्रिटेन में भारत और ब्रिटेन की संस्कृति के मिश्रण से
एक नवीन संस्कृति की उपज नजर आती है। सैंडविच ढोकला, पॉप संगीत और डिस्को डांडिया जैसे फ्यूजन का फैलाव इसी मिश्रण से हुआ है। नवरात्रि और दीपावली जैसे त्यौहार भारतीय और ब्रिटिश दोनों समाज मिलकर मनाते हैं। ये परंपराएं ही भारतीयों को आज भी भारतीय होने का दर्जा देती है। आइए हम जानते हैं मॉरिशस में भारतवंशियों को। दास प्रथा के अंत के बाद मॉरिशस में भारत से अधिक तादाद में प्रवासन हुआ। मॉरिशस में भारतीय प्रवासी सबसे अधिक हैं। लगभग 70% जनसंख्या वाले ये भारतीय राजनीतिक रूप से भी समृद्ध हैं। वर्ष 1920 में फ्रांसीसी नागरिकता मिलने के बाद से भारतीय प्रवासी मुख्य धारा में अत्यधिक प्रभावी हो गए। यहाँ भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और त्यौहार के माध्यम से आज भी भारतीयता को जीवंत रखे हुए है। लगभग 17वीं शताब्दी में डच शासकों ने मॉरिशस में रहने का प्रयत्न किया था। उसके बाद वहाँ फ्रांस के निवासी आए और बहुत उन्नति की। मॉरिशस नामक इस छोटे से द्वीप का पता सबसे पहले अरब नाविकों को 16वीं शताब्दी के यात्राओं के दौरान लगा था। ब्रिटेन ने वर्ष 1810 में इस टापू पर अधिकार कर लिया और इसका नाम मॉरिशस रखा। ब्रिटेन के अधीन आने के पहले मॉरिशस में भारत से व्यापारी, नौकर, जौहरी और मोची आदि लगभग सभी व्यवसायियों के लोग पहले ही आ चुके थे। वर्ष 1834 से 1839 के बीच लगभग 26,000 अनुबंधित मजदूर मॉरिशस लाए गए। इनमें महिलाएं भी थीं। भारतीय मॉरिशस में आकर बसने लगे। मॉरिशस सबसे पहला ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने। आज भी मॉरिशस भारत के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। अब हम फिजी में भारतवंशियों को जानते हैं। फिजी में वर्ष 1874 के ब्रिटिश कानून डिडॉप्टेशन के कारण भारतीयों का अनुबंधित मजदूर के रूप में आगमन शुरू हुआ। वर्ष 1876 में ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को फिजी ले जाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया। इसके बावजूद वर्ष 1879 तक भारतीय यहाँ नहीं आए। इसका मुख्य कारण यहाँ के मालिकों का विरोध था। गिलियन के अनुसार अधिकांश मालिक 200 से 1000 एकड़ खेतों के ही मालिक थे और उन पर काफ़ी कर्ज था। उनके पास न तो मजदूरों के लिए पैसे थे और न ही उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रावधान था, जो एक अनिवार्य शर्त थी। भविष्य में भारतीयों का फिजी की संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण में यह एक बड़ा योगदान साबित हुआ। फिजी में भारतीयों ने अब तक अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। बार बार विद्रोह के कारण उन्हें विस्थापित भी होना पड़ता है। भारतीयों का फिजी में पुनर्निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। त्रिनिदाद में भारतीयों को समझते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो बहुनिर्जातीय द्वीप राष्ट्र राज्य है, जिनमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग भारतीय मूल के लोगों का है। त्रिनिदाद में नस्लीय संबंधों को दो आधार पर समझा जाता है। प्रथम परिदृश्य है भारतीय दृष्टिकोण वेस्टइंडीज के संदर्भ में ईस्ट इंडियन, और दूसरा है क्रियोल दृष्टिकोण। वेस्टइंडीज के विद्वान किरवाल क्रियोल का भोजपुरी रूप और कुली दो पारस्परिक विभाजन श्रेणियों पर सहमत है। त्रिनिदाद के भारतीय समुदायों द्वारा वहाँ के सभी अफ्रीकी और उनके वंशजों को किरवाल के रूप में माना जाता है। क्रियोल लोगों द्वारा भारतीय लोगों को कुली नाम से संबोधित किया जाता है। त्रिनिदाद में इस प्रकार का श्रेणी विभाजन
यहाँ की जनसंख्या के रहवास की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1777 से अफ्रीकी गुलामों के आयात के प्रारंभ से लेकर वर्ष 1833 में गुलामों की दास्ता से मुक्ति और 1848 से भारतीय औपबंधिक श्रमिकों के निरंतर आयात के कारण वर्ष 1980 तक इस द्वीप में भारतीयों की जनसंख्या लगभग आधी तक पहुंच गई। इस प्रकार के श्रेणीगत विभाजन और इससे उपजे भावनात्मक दुराव को त्रिनिदाद तथा टोबैगो में भारतीय अफ्रीकी एकता की मुख्य बाधा के रूप में माना गया है। इस द्वीप समूह में भारतीय परिदृश्य से अलग वर्ण के आधार पर वर्गीकृत धूर विपरीत गोरे तथा काले इनके अंतर मिश्रण पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक रूप से विकसित हुई वेस्ट इंडियन प्रजातीय संरचना ज़्यादा शक्तिशाली है। वेस्ट इंडियन परिदृश्य में क्रियोल शब्द श्वेत तथा काले और स्वतंत्र तथा गुलाम दोनों लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मूलतः क्रियोल स्पेनिश शब्द क्रियोलो से बना है, जिसका अर्थ है देशज, रहने वाले क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध आदि। इस रूप में क्रियोल स्वतंत्र अफ्रीकी मूल के गुलामों, गरीब गोरे लोगों तथा मिश्रित विवाह संबंधों की संतानों से निर्मित औपनिवेशिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कैरेबियाई समाज की मान्यता प्राप्त है। दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों का प्रवासन कैसे हुआ, इसको समझते हैं। दक्षिण अफ्रीकी में भारतीयों की संख्या लाखों में है। सर्वप्रथम वर्ष 1653 में डच व्यापारियों द्वारा भारतीयों को वहां दास के रूप में बेचा गया। दास प्रथा के उन्मूलन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कृषि श्रमिकों के रूप में अधिक संख्या में भारतीय बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए। इसके अतिरिक्त गुजराती व्यापारियों का भी प्रवासन हुआ। वहाँ भारतीयों की अधिक संख्या अच्छी स्थिति होने के बावजूद उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, जिसके लिए वर्ष 1893 में गांधी जी ने कड़ा संघर्ष किया था। काफ़ी समय बाद सत्ता हस्तांतरण के पश्चात कूटनीतिक नीतियों के तहत सत्ताधारियों द्वारा वहाँ के कुछ भारतीय समूहों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई गई। परिणामतः विद्रोह का तो दमन हो गया, परंतु भारतीयों की वास्तविक स्थिति यथावत रही। वर्तमान समय में भी भारतीय मुख्य धारा में शामिल होने के लिए संघर्षरत रहे। नेपाल में भारतवंशियों को जानना भी जरूरी है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। प्राचीन काल से ही भारतीय नेपाल में निवासरत हैं। नेपाल के रीति रिवाजों में भारतीय तत्व और नेपाली तत्व में भेद कर पाना कठिन है। भारतीय और नेपाली समाज इतने घुल मिल गए हैं कि उनमें भेद मुश्किल हो गया है। प्राचीन काल में जब लोग नेपाल आकर बसे तो उन्हें विवाह के लिए भारत से कन्याओं को लाना पड़ता था। इसी प्रक्रिया में भारतीय परिवार भी नेपाल जाकर बसे। धीरे धीरे भारत की विभिन्न जातियों का मिलन और सम्मिश्रण हो गया। भारत और नेपाल के बीच किसी भौगोलिक सीमा का न होना भी इस प्रवासन का कारण है। भारतीय नेपाल में परदेशी होकर नहीं, बल्कि नेपाल का एक भाग होकर रह गए। नेपाल में हिंदू धर्म का विस्तार भारत से ही हुआ है। धार्मिक स्वच्छंदता के कारण भी भारतीयों के लिए नेपाल जाकर बसना सरल हो गया। नेपाल में काफ़ी समय तक हिंदू राजाओं का शासन रहा है। अनेक वर्षों में नेपाल जाकर बसने वालों में सभी तरह के लोग थे। इनमें भारतीय व्यापारी, कामकाजी, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित,
सेवक आदि नेपाल के तराई वाले इलाकों और दूसरे प्रांतों में बसे हैं। नेपाल का मुक्त व्यापार भारतीयों को वहां जाकर व्यापार करने के लिए सदा प्रेरित करता रहा है। भारतीय लोग नेपाली समाज और संस्कृति में अत्यधिक घुल मिल गए हैं। नेपाल में भारतीय प्रवासी मूलतः दो श्रेणियों में हैं। पहला, ऐसे भारतीय जो अब नेपाली नागरिक हो गए हैं और उनमें एवं नेपालियों में किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं रही है। दूसरा, ऐसे भारतीय जो वहाँ भारतीय होकर ही रहते हैं परंतु उनका अपने मूल क्षेत्रों से कोई नाता नहीं रहा है। इस प्रकार से नेपाल में प्रवासन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अब हम श्रीलंका में भारतवंशीय को जानते हैं। भारत के निकटवर्ती देशों में श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध अनेक क्षेत्रों में है। इस देश में तमिल और सिंहली दोनों प्रजातियां मूलतः भारत की है। आज तक दोनों प्रजातियों में यहाँ की मूल जाति होने का दावा करने की होड़ लगी हुई है। श्रीलंका भारत की स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद सन 1948 में स्वतंत्र हुआ। सिंहली मूल के लोग ओडिशा के तटों से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग अधिकतर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और सिंहली भाषा बोलते थे। तमिलनाडु से आकर बसे तमिल द्रविड़ सभ्यता के थे और तमिल भाषा बोलते थे। बाद में ईसाई धर्म से प्रभावित लोग भी श्रीलंका में आकर बस गए जो अधिकतर सिंहली धर्म मानने वाले हैं, जबकि तमिल हिंदू धर्म। श्रीलंका में भारतीय अब प्रवासी नहीं माने जाते हैं। भौगोलिक समय, जलवायु, संस्कृति, धर्म, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक मूल्यों और दूसरी परंपराओं आदि में अत्यधिक समानताएं होने के कारण दोनों प्रजातियों में कोई भेद नहीं देखने को मिलता है। भारतीय व्यापक रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। बेल्जियम में भारतवंशियों को समझते हैं। बेल्जियम में लगभग 14,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। लगभग 3,000 भारतीय मूल के हैं और अप्रवासी हैं। नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका से भारतीय आए हैं। वे अपनी नागरिकता के अधिकारिक होने की प्रतीक्षा में हैं। लगभग सभी भारतीय यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। वर्तमान इंडो बेल्जियम व्यापार 5 मिलियन से भी ज़्यादा है। बेल्जियम और भारत के बीच अनेक क्षेत्रों में संधि होने के कारण आज भारत की सभी मुख्य कंपनियां TCS, ACL और इन्फोसिस में अपने कार्यालयों से काम करती हैं। बेल्जियम की कंपनियां भी अधिकाधिक भारतीयों को IT में नियुक्त करना चाहती है। भारतीयों को वहाँ की नागरिकता सहजता से नहीं मिलती है। जितने बेल्जियम नागरिक भारत में हैं उससे कहीं ज़्यादा भारतीय बेल्जियम में काम करते हैं। बेल्जियम में करारबद्ध मजदूरों से लेकर स्वतंत्र देश के निर्भीक सफल व्यक्तित्व की पहचान बनाने में प्रवासी भारतीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतवंशियों को जानते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात का कानून दूसरे देशों के नागरिकों को हमेशा के लिए निवास की अनुमति नहीं देता है। इसके बावजूद वर्ष 1971 में UAE के गठन के बाद कुछ भारतीयों को वहां निवास करने की अनुमति मिली है। ऐसे भारतीयों को केवल आर्थिक छूट ही मिली है। उन्हें वहां की राजनीति में किसी प्रकार का भागीदारी की अनुमति नहीं है। फिर विदेशी पत्नियां ही विवाह के पश्चात नागरिकता की अधिकारी होती हैं। पति की मृत्यु या तलाक की स्थिति में उनका यह अधिकार भी खत्म हो जाता है।
इस देश में भारतीयों को नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है। वर्ष 1970 के बाद यूएई में ढांचागत अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें यूएई की उन्नति शुरू हुई। भारत से भी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लोग बड़ी संख्या में यूएई पहुँचे और देश के निर्माण में हिस्सेदार बने। शिक्षित और ऊंचे पदों पर काम करने वालों के लिए यूएई में वातावरण बहुत अच्छा भले न हो, पर दैनिक भत्ते और अनुबंध पर काम करने वालों के लिए यहाँ काफ़ी अवसर हैं। वहाँ के होने वाली आय वहाँ जाने में आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। अब हम मलेशिया में भारतवंशियों को समझते हैं। भारतीय मूल के लोग मलेशिया में ब्रिटिश राज के दौरान ही जाकर निवास करना शुरू किया। भारतीयों का सबसे बड़ा समूह ब्रिटिश काल में बागान के मजदूरों के रूप में आया था। आज मलेशिया में लगभग 2 मिलियन भारतीय हैं। 18वीं सदी में आए भारतीय मूल व्यापारी और कामकाजी थे। इन भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के लोग थे। जैसे जैसे ब्रिटिश और दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे रबड़ और कॉफ़ी बागानों के लिए अधिकाधिक भारतीय यहाँ लाए जाने लगे। वर्ष 1911 से 1930 के बीच लगभग 90,000 भारतीय एक वर्ष में मलेशिया लाए गए। इनमें सर्वाधिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल, पंजाब, गुजरात और सिंध क्षेत्र के लोग थे। ज़्यादातर लोग उत्तरी मलेशिया के पेनांग, मध्य एशिया के पेराक और कुआलालंपुर एवं सेलांगोर प्रांत के निवास करने लगे। मलेशिया के आर्थिक उत्थान में भारतीयों का 2% योगदान है। भारत भी भारतीय रबड़ की खेती में लगे हैं। मलेशिया में मलय और चीनी मूल के लोगों के बाद भारतीय तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ शैव और वैष्णव दोनों ही धर्मावलंबी रहते हैं। भारतीय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अभी भी निभा रहे हैं। यहाँ मरियम्मा, मरुगन, गणेश और शिव की पूजा होती है। अब हम ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी कैसे पहुँचे इसके बारे में जानते हैं। भारतीयों का ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यहाँ वर्ष 1850 में ऑस्ट्रेलिया अंग्रेज़ों के अधीन था। तब यह ज़रूरत पड़ी कि ऊँटों का आयात किया जाए। उसी समय ऊँटों के लिए चालकों की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। चालकों को भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लाया जाने लगा। इनमें बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र भी आते थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सबसे पहले जून 1860 में चालकों के ऑस्ट्रेलिया जाने के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय अफगानी मजदूर द्वारा निर्मित घान एक्सप्रेस आज भी प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 4 दशकों में अनेक भारतीय ऑस्ट्रेलिया गए, जिनमें प्रमुख पंजाबी, सिख और पंजाबी मुस्लिम थे। वे वहाँ खेती के इरादे से गए थे। सबसे ज़्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर बसे हैं। प्रवासन नियमों के कठोर होने के साथ ही वर्ष 1901 में भारतीयों की संख्या में कमी आने लगी। भारतीयों का सबसे बड़ा समूह वर्ष 1930 में जालंधर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इनमें अधिकतर शकरकंद की खेती के लिए थे। वर्ष 1966 में अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने प्रवासन नीति में नरमी बरती। तब अचानक भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी। इन दिनों भारतीयों की संख्या कई लाख है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से भारतीय
फिजी से आए हैं। फिजी में राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया में ही शरण ली है। अब हम यूनाइटेड किंगडम में भारतवंशी समुदाय को जानते हैं। 19वीं सदी में अनुबंधित श्रमिकों के रूप में ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली कॉलोनियों में अधिक संख्या में भारतीयों का प्रवासन हुआ। 20वीं सदी में कुछ कॉलोनियों के स्वतंत्र होने पर अधिक संख्या में भारतीय अन्य बड़े और विकसित देशों में पुनः प्रवासित हुए। भारतीय सूरिनामी नीदरलैंड में, मेडागास्कर और मॉरिशस के भारतीय फ्रांस में, मोजाम्बिक और अंगोला से भारतीय पुर्तगाल में प्रवासित हुए। प्रवासित समुदायों में वहाँ पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन बनाए। वर्तमान समय में इन देशों में भारतीय समुदायों द्वारा अनेक रेडियो स्टेशन, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं और टीवी चैनलों का प्रसारण होता है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में भारतीय समुदाय एक विशेष स्थिति में है। यह समुदाय ब्रिटिश संस्कृति, समाज और राजनीति को समृद्ध कर रहा है। साथ ही ब्रिटेन को बहुसंस्कृतवादी समाज के रूप में विकसित होने का अवसर दे रहा है। उत्तरी अमेरिका में भारतवंशियों का प्रवासन इस प्रकार हुआ। उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय शिक्षित, उच्च आय वर्ग और समृद्ध संस्कृति वाले वर्ग के रूप में है। यहाँ पर प्रवासन मुख्यतः ऐच्छिक रूप में ही होता रहा है। आईटी सेक्टर, शोध और विकास के क्षेत्रों में अच्छे अवसरों की तलाश में भारतीय यहाँ जाते हैं। आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त भारतीयों का एक वर्ग भारतीय अमेरिकी संबंधों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता रहा है। स्वदेश से परदेश गए अपने लोगों के लिए सकारात्मक सोच और नीतियाँ सदैव ही प्रवासियों का भारत की समृद्धि में सहायक रहेंगी। आइए हम अमेरिका के भारतवंशियों के बारे में जानते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने अपनी संस्कृति अधिक स्वतंत्र रूप में संरक्षित रखी हुई है। अमेरिकी भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। साधारणतया भारतीय अमेरिका के लगभग हर क्षेत्र में हैं। बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अधिक संख्या में बसे हुए हैं। अमेरिका में भारतीयों के अनेक संगठन हैं। ये सभी संगठन भारतीयता को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। भारतीय समुदाय अमेरिका के विभिन्न शहरों में अनेक भारतीय त्यौहार मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस परेड का आयोजन करते हैं। इस तरह के आयोजन भारतीयों को एक कड़ी में बांधने का काम करते हैं। भारतीयों ने अनेक पूजा स्थल बनवाए हैं। ये धार्मिक स्थल भारतीयता को जीवित रखने का एक अभूतपूर्व माध्यम बन गए हैं। इस प्रकार हमने समझा कि भारतीय डायस्पोरा विभिन्न देशों में कैसे पहुंचा और अब उसकी क्या स्थिति है। और फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य रोचक डायस्पोरिक विषय पर। धन्यवाद।